हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफ टूल्स। लाइफ टूल्स में आपका खैर मकदम है। आपको याद होगा गालिब साहब ने कहा था, दिल ही तो है न संगो खीश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। लेकिन बात यह है, जिस दर्द की हम बात करेंगे आज, वो ऐसा दर्द है जो जानलेवा भी हो सकता है। तो इस पर गुफ्तशनीद होगी आज, और हमने दी दावत है जम्मू कश्मीर के मशहूर मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट उपिंदर कौल जी को। खैर मकदम है आपका उपिंदर कौल जी। निसार साहब, हम बात तो करेंगे हार्ट के बारे में। ये सबको पता है, हमें जानने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथों कितने लोग मुस्तफ़ीद हो गए हैं और होते भी रहे हैं। आज भी आप सरगर्म हैं, कश्मीर में आप सरगर्म हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आजकल आप कश्मीर जब आते हैं तो कितने दिन आते हैं, या बाहर कहाँ इलाज होता है? मैं श्रीनगर आता हूँ 3 दिन। अच्छा। उसके अंदर मैं एक दिन तो जो गांव के पेशेंट्स हैं, तो जिनकी एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, जी जी तो उनके लिए मैंने स्लॉट लिया हुआ है उजाला हॉस्पिटल में। जी जी बुधवार को वो करता हूँ। जी दिन को फिर मैं इधर उधर थोड़ा घूम के शाम को हमारा सेंटर है जी। छानपोरा में, मेरी माँ के नाम पे गौरी हार्ट सेंटर। अच्छा, बहुत ही हाँ, ये बहुत ही खुशाइन बात है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पेशेंट्स देखता हूँ। जी थर्सडे वीरवार को मैं जी जाता हूँ अपने नेटिव विलेज। जी वो है पुलवामा और शोपियन के बीच में, जी हॉल है उसका नाम। जी ये जो है, ये पहले 90 से पहले प्रिडोमिनेटली पंडित विलेज हुआ करता था। जी जी अब उसमें एक ही पंडित रह गया है। जी वहाँ पे अगर कोई भी जाए उस सड़क से, उनको अब देख सकोगे वहाँ पे ऊंचे ऊंचे मकान हैं, बिल्कुल दर्दनाक हालत में। जी कोई उनको रिपेयर नहीं कर रहा, गिरे भी नहीं, क्योंकि वो उस ज़माने के बने हुए, जबकि ईंट वगैरह जो थी बड़ी सॉलिड होती थी, वो जी सीमेंट नहीं होता था, मट्टी से। जी। तो वहाँ पर मैंने एक सेंटर बनाया है। अच्छा, पुलवामा में? पुल हॉल में, हॉल में हॉल में एक सेंटर बनाया अच्छा, है। तो ये पुलवामा से कितनी दूरी पे पुलवामा पड़ से सी? कोई 6-7 किलोमीटर है। अच्छा वही मुगल रोड के ऊपर। अच्छा, मुगल रोड मुगल हो गया रोड के जहाँ से ऊपर शुपियन जाते हैं। शोपियन के जी। रास्ते में आता है। अच्छा शोपियन भी 6 किलोमीटर, तो इस अच्छा, मिडवे तो ये बिटवीन। आपकी एंसेस्ट्रल जगह है वहाँ? हाँ, तो वहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन मुझे मिली थी, मेरे जी चाचाओं ने दी थी। जी। तो उस पे मैंने एक सेंटर बनाया है और उसका नाम रखा है प्रसाद जू खान हार्ट सेंटर। प्रसाद जू खान मेरे दादा का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी जो असली सरनेम है वो जी। कौल नहीं है, अच्छा, कोल नहीं वो है? खान है। अच्छा, हमारे खान है। खान है, और हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चलिए, भी ये तो किसी को पता भी नहीं होगा, तो कि रेवेन्यू, आप भी खान हैं। हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है पंडित खान। जी जी मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स, दादा के दादा, परदादा, जी। वो मेरे ख्याल कहते ही हैं कि अफ़गानों के अकाउंटेंट थे। अच्छा अफ़गान लोग जो थे वो अच्छे अकाउंट्स नहीं कर पाते थे, अभी भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। अच्छा तो वो पंडित बहुत अच्छे अकाउंटेंट होते थे। अच्छा, तब उनके अकाउंटेंसी में वो हाँ थे, तो तब से वो, फिर वो पटवारी बने। जी पटवारी बने, एक गांव में श्रमाल है उसका नाम, जी वो हॉल से थोड़ा आगे है, जी शोपियन की साइड में। जी फिर उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा दुकान खोली जी हॉल में, जी। जो कि उस एरिया का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना सुपर मार्केट आज का, अच्छा वो बना। वहाँ पे हर चीज़ मिलती थी जो ज़रूरत होती है। जी कपड़ा, चाय, जी स्टेशनरी, हार्डवेयर, आम दवाइयाँ, और पैसों से तो होता ही था ट्रेड, जी। लेकिन बार्टर ट्रेड भी होता था। हम्म दाहिने हथे सिवान हम्म। धान लेके आते थे, जी। वो तोलते थे, अच्छा उसकी कीमत करके उसके बदले में कपड़ा ले जाते थे। अच्छा। और आसपास के जितने भी गांव थे, जी वो होलसेल में ले जाते थे वहाँ से। जी। मतलब 2-4 थान ले गए, एक आध बोरी चाय की ले गए, हम्म। चीनी ले गए, नमक ले गए, शीरीन ले गए। जी तो बहुत बड़ा दुकान था। अभी भी वो बिल्डिंग है वहाँ पे, जी कुछ उसको नुकसान नहीं हुआ है, एक्सेप्ट उसमें सामान वामान कुछ नहीं है। जी। तो वहीं पे मैंने ये सेंटर बनाया है, और उस सेंटर में सारी की सारी कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी है। कैथ लैब नहीं है, अच्छा, कैथल है? कैथ लैब नहीं, तभी मैंने कहा कैथेटर जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको मैं उजाला हॉस्पिटल ले आता हूँ, जी क्योंकि वहाँ पे आयुष्मान भी चलता है, खर्चा नहीं करना पड़ता उनको। तो वहाँ पे हमारे पास इकोकार्डियोग्राफी है, ईसीजी है, ट्रेडमिल है,
और सारे के सारे जो होल्टर मॉनिटरिंग जिसमें 24 घंटे की ईसीजी आती हॉल्टर है, जो मॉनिटरिंग होती है, हाँ, और जो एक हफ्ते की ईसीजी मॉनिटरिंग आजकल होती है उसको एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डिंग कहते हैं। एक जी। हफ्ते की ईसीजी आती है तो उसके वो अंदर। वहाँ उजाला में ही करते हैं? नहीं, वो अच्छा, सब प्रसाद जो खान में है। अच्छा, उधर ये सब पुलवामा में प्रसाद जो हॉल में खान करते में हैं। है। अच्छा, उजाला में सिर्फ जिसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है, अच्छा, अच्छा, एक अच्छा, पेशेंट 2 पेशेंट हो अच्छा। जाते हैं। तो बेसिक जो जितना भी इलाज आप करते हैं तो वो वो वहीं पर हॉल मेरा पुलवामा में करते हैं? इरादा ये है जी, कि जो मरीज वहाँ पहुँचे वो जी, दूर दूर से आते हैं। जी। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के बहुत पेशेंट आते हैं, हम्म, और राजपुरा से बहुत पेशेंट आते हैं, जी, शोपियन से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। जी, शोपियन में जो फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी एक है वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जी। वो ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। हम्म। और सर्दियों को छोड़ के बाकी मौसम में राजौरी और पुंछ से पेशेंट आते हैं। अच्छा, वहाँ राजौरी और पुंछ से पुंछ भी से आते हैं पेशेंट? क्योंकि वो आ जाते थे और मुगल रोड से वापस चले जाते हैं। जी, जी, तो मतलब ये रहता है कि अब जो मरीज आए उसके सारे टेस्ट भी हो जाएं, जी, जी, उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख के घर जाए। ये नहीं कि उसको कल रिपोर्ट लेने आना है। और कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो कि पॉइंट ऑफ केयर है। जी, हार्ट फेलियर किसी को है, जी, उसको एक टेस्ट होता है एंटीप्रोबीएनपी, जी, ट्रोपोनिन, वो तो सबको ही पता है, ट्रॉप टी। जी, जी, वो ट्रॉपटी। क्वांटिटेटिव, स्टिक वाला नहीं, क्वांटिटेटिव कितना है अच्छा, अच्छा, वो है। और भी ब्लड शुगर का HbA1c 3 जी, महीने का जो शुगर देखते हैं जी। वो 10 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है। और बाकी हम बायोकेमिस्ट्री के सैंपल लेके लैब भी भिजवाते हैं। जी। तो डॉक्टर ये फुल सेंटर। साहब, मुख्तसरन जानेंगे कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई और उसके बाद जो मेडिकल तालीम जो थी वो कहाँ से हुई? मेरी सारी की सारी तालीम स्कूल से लेके और डॉक्टर बनने तक और कार्डियोलॉजिस्ट बनने तक दिल्ली में हुई। अच्छा, दिल्ली में ही हुआ? मेरे फादर जो हैं जी, वो हमारी बड़ी फैमिली जिसके अंदर 7 भाई थे और 3 बहनें थीं, जी। उनमें से एक ही भाई थे जिसने कि थोड़ा मैट्रिक से आगे पढ़ा। हम्म, तो वो चले गए थे लखनऊ पढ़ने, BA BCom LLB वगैरह करके। हम्म। दिल्ली में उन्होंने नौकरी शुरू करी, उनको दिल्ली में नौकरी मिल गई, वो दिल्ली में ही रहे। अच्छा, तो मैं पैदा श्रीनगर में हुआ, जी। इधर क्या कहते लेकिन हैं आपकी तालीम सारी 2 साल दिल्ली? की उम्र में दिल्ली, मेरी माँ को साथ में वहाँ रहा। जी, फिर मैं सिर्फ कश्मीर से इतना लगाव बचपन से था जी, कि हर साल 2 महीने समर वेकेशन में मैं यहाँ आता था, जी। हर साल। तो आपने यहाँ कभी नौकरी की ही नहीं? मैंने यहाँ नौकरी नहीं करी, मैंने सिर्फ यही पिछले 4 साल से अपना एक क्लिनिक बनाया, सेंटर बनाया। और पहले मैं महीने में एक बार आता था, जी। खैबर में आता था, शिफा में आता था, क्योंकि मरीज़ कश्मीर के मेरे बहुत हैं। और वो सब मरीज़ बने कब? अच्छा, वो मरीज़ बने मेरे 90s में। सबको पता है 90 जी, में जी, यहाँ वायलेंस हुई, जी, प्रॉब्लम whatever। हुई, जब पंडित चले गए, कई कितने मुस्लिम गए। एक्चुअली मुस्लिम्स ज़्यादा जी, उनका क्या कहते हैं किलिंग्स हुई बाद में। हम्म, तो उस दौरान में मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर था, एम्स में थे? एम्स में। जी, जी। तो वहाँ आते थे, जब वहाँ आते थे तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था उनको। और मैंने वहाँ बता रखा था OPD में, क्योंकि OPD हफ्ते में मेरी 3 बार होती थी, ऑल्टरनेट डे। रिसेप्शन पे बता के रखा हुआ था कि कश्मीर का कोई भी पेशेंट आए वो जी। उसी दिन देखा जाएगा, क्योंकि अच्छा, उसको कहीं रहना पड़ता है, जी, किसी होटल में कहीं, तो मुश्किल होगी उसको, जी, तो उसी दिन देखूंगा। जी, वो कई बार ऐसे मरीज भी आए कि वो लाइन में लगे लगे, ऑल इंडिया में बहुत पेशेंट आते हैं, जी। अभी भी बहुत आते हैं, कश्मीरी सारे कंट्री से, बिहार से, यूपी से कहीं से आते भी? हैं। जी, तो मरीजों को चेस्ट पेन हम्म, वहीं पर लाइन में, तो मुझको OPD में बताने आते थे एक मरीज को चेस्ट पेन हो रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं देखता था, मुझे लगता था तो अटैक हो रहा है, तो उसको मैं सीधा कैथ लैब ले जाता था। फर्स्ट फ्लोर पे कैथ लैब थी, जी। जाके एंजियोग्राफी करके कई बार एंजियोप्लास्टी कर दी, उधर ही कर दी। जी, फिर OPD आ गया, जी, 12 बजे तक OPD कर ली। जी, जी। 2 बजे शुरू होती थी हमारी OPD दोपहर में, ओके, 12 बजे तक OPD कर ली। ठीक। एक बार एक पेशेंट आया कि उसको बेहोशी हो गई, जी, हार्ट ब्लॉक हो गया, जी, पल्स रेट 0 हो गई। बुलाया मुझको OPD में, मैंने देखा उसकी हार्ट रेट बहुत ही कम थी, उसको पेसमेकर की ज़रूरत थी। उसको ले जाके टेम्प्रेरी पेसमेकर डाला। अब टेम्प्रेरी पेसमेकर बहुत दिन तो नहीं रख सकते, जी, तो यूजुअली हम अगले दिन या 2 दिन में लगा देते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, टांग से डाला हुआ है। तो उन दिनों क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, जी, उन दिनों ये बैंक ट्रांसफ़र नहीं होते थे, जी, जी, 90 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पेसमेकर लगा दिया, पेसमेकर कंपनी से कह दिया
कि ये पैसा आपको मिल जाएगा, तब तक आप, मैं दे देता हूँ पैसे जी। तो कई बार ये ऐसी चीज़ें हुई, और ये मैं बताना चाहूँगा कि आज तक भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मरीज़ ने बाद में मुझे पैसे नहीं दिए, एक्सेप्ट वन। मरीज वापस हमेशा आ गए, हमेशा आता था कश्मीर। तो एक ही मरीज़ था जी जी, जिसका मैंने स्टेंट लगाया जी जी, 40-50 हज़ार रुपये। उन दिनों स्टेंट महंगे होते थे, अभी 23 हज़ार का होता है। जी जी, वो बेचारे के पास पैसे नहीं थे। जब मैं यहाँ आया, खैबर में प्रैक्टिस करने आया एक दिन के लिए, तो वो आया, उसने कहा मैंने पास जुड़े हम मैं इनमें नदर गेट नदर खुश करा इतने पैसों के बदले। मैं कही वो पर्स थे नदर में टच, कोई बात नहीं, रखो। तो ऐसे ऐसे भी किस्से हुए जो कि याद आते हैं। और उसी 90s के अंदर उपेंद्र कौल यू कॉल बन गया, क्योंकि यहाँ के लोगों को आप ऐसा है उपेंद्रा कहना उनको मुश्किल होता था कि हम जी जैसा हम जानते हैं सिर्फ यूकोल के ही नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट बहुत देर तक तो हमें भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि यूकोल असली उपेंद्र कौल जी हैं। तो ये इनकी सही बात है, और ये कह रहे हैं, अब इंकशाफ कर रहे हैं कि वो वक्त था जब आप यूकोल बन गए, उपेंद्र कौल जी से यूकोल बन गए जी। तो आगे बात आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हम बहुत ही एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। वो ये है कि आदमी चलने लगता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो कभी कभार क्या होता है कि ब्रेथलेसनेस हो जाती है। आपसे सिर्फ ये पूछेंगे, ब्रेथलेसनेस के साथ ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, कब हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं और कब एबनॉर्मल मान सकते हैं, तो कहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये ठीक है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा कुछ लोग ऐसे हैं, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, उनको ब्रेथलेसनेस होती है। और अक्सर देखने में आया है ऐसे कई लोग हैं जिनको ये ब्रेथलेसनेस होती है, लेकिन जब वो प्लेन में चलते हैं तब नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चलते चलते भी हाँफते हैं। तो आपसे बात करेंगे, आपसे जानेंगे कि कहाँ पे हमें होशियार रहना चाहिए। ब्रेथलेसनेस तो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है हार्ट प्रॉब्लम का। जी जी। हालांकि लंग डिजीज से भी ब्रेथलेसनेस होती है, जब जी जी, फेफड़े खराब हो जाते हैं। जी जी। एक तो वजह होती है अगर कोई इंसान किसी तकलीफ के मारे महीना 1.5 महीना चलने लायक नहीं रहा। जी जी, नहीं मैं भूल गया, इसमें मुझे ये ऐड करना है कि ब्रेथलेसनेस के साथ थोड़ी चेस्ट पेन भी। हाँ जी। तो ये जो आपने बताया, ये जी, क्लासिकल सिम्टम है, जिसको कि अंग्रेजी में एंजाइना ऑफ एफर्ट कहते हैं, कि चलने पे एंजाइना होता है। जी जी। ये सिर्फ चलने पे ही नहीं होता, कई लोगों को खाना खाने के बाद भी होता है, उसको कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना। ओके। वो कई लोगों को हीटेड आर्ग्यूमेंट कभी हो जाए, झगड़ा हो जाए, उस वक्त भी होता उस वक्त तो दुकानदार के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी किस्म की एंजाइटी हो, जिससे कि आपका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाएं। जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो हार्ट को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपकी हार्ट की नली में, आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज है, वो नहीं सप्लाई कर सकता ज़्यादा, तो उस एरिया के हार्ट को, जिस एरिया को वो आर्टरी सप्लाई करती है, खून कम पहुंचता है। खून कम पहुंचता है तो इसको एंजाइना कहते हैं जी। अब इसमें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा एंजाइना और हार्ट अटैक की इसमें जो है सिम्टम में क्या फ़र्क है। क्योंकि एंजाइना होता है कि जैसे ही आपको आपने बताया कि चलते वक्त उसको हुआ, वो बैठ गया तो ठीक हो गया। कई बार जब एंजाइना ज़्यादा होना शुरू होता है तो बैठे बैठे भी हो जाता है। तो कई बार वो एक गोली होती है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो सॉर्बिट्रेट के नाम से मशहूर होती है, ज़बान के नीचे रखी, उससे रिलीफ आता है। लेकिन अगर यही डिस्कम्फर्ट 20 मिनट से ज़्यादा रहे तो समझना चाहिए ये बहुत ख़राब किस्म का सिम्टम है। हार्ट अटैक तो नहीं। एंजाइना की बात बोल रहे हैं, एंजाइना 20 मिनट से ज़्यादा अगर एंजाइना बैठे बैठे आपको, क्योंकि अगर चलने से होगा तो आप चलोगे नहीं ना, बैठ जाओगे। लेकिन अगर बैठे बैठे हुआ और 20 मिनट से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहा, और ये डिस्कम्फर्ट बेसिकली ऐसा होता है कि सीने के बीच में लगता है कि कोई हेवीनेस हो गई, जैसे कोई वज़न रखा। ये कभी कभी कंधे की तरफ जाता है, कभी कभी दांत की तरफ, जॉज की तरफ जाता है, कभी कभी क्या कहते हैं कमर की तरफ जाता है। लेकिन ये सब
एंजाइना जैसा ही सिम्टम है, और अगर ये 20 मिनट से ज़्यादा हो तो इसको ईसीजी करके देखना चाहिए, क्योंकि ईसीजी एक सिंपल तरीका है हार्ट अटैक और एंजाइना में डिफरेंशिएट करने का। तो मतलब ईसीजी बिल्कुल क्लियर कर देता है इसको। तो डॉक्टर साहब आपका असली ये फरमाना है कि मतलब द मोमेंट वी हैव एंजाइना फॉर मोर देन 20 मिनट्स you need a consultation, a proper consultation. Every angina should need a consultation. But if it is happening और 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो you need a urgent consultation. Need an urgent consultation. तो डॉक्टर साहब दूसरी एक चीज़ है कि जो इरेगुलर एक रिदम रहती है हार्ट की, तो हम एक ज़माने से आप देखते आए हैं, आप भी इलाज करते हैं, पेसमेकर्स लगाते हैं, तो ये जो पेसमेकर्स लगाने का तरीका है इसमें कितनी इनोवेशन आई है और ये आजकल किस लेवल पे है? पेसमेकर दो तरह के होते हैं। जिस पेसमेकर की आप बात कर रहे हैं वो तो पेसमेकर लगाया जाता है जबकि पल्स रेट बहुत कम हो जाती है हार्ट ब्लॉक की वजह से, और मरीज़ को चक्कर आने शुरू होते हैं, तो कई बार गिर जाता है क्योंकि जब पल्स रेट इतनी कम हो, 20 हो गई, 15 हो गई, तो दिमाग को खून नहीं पहुंचता, तो बेहोश हो जाता है। तो उसको इलाज के लिए पेसमेकर होता है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में पेसिंग फॉर ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडी मीन्स स्लो, लो हार्ट रेट। तो उसकी इनोवेशन ऐसी है कि पहले उसका जो यूनिट होता था बहुत बड़े साइज का होता था, और अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वो बहुत छोटा छोटा हो गया। जब मैंने पहला पेसमेकर लगाया वो समझो लगाया होगा कोई 1980 में, तो उन दिनों जो पेसमेकर का साइज होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, वो समझो एक कटोरी के बराबर, और उसकी लाइफ कम होती थी, वो 1.5 साल 2 साल चलता था, उसकी जो बैटरी होती थी वो इतनी ही चलती थी। अब जो पेसमेकर है वो इतना छोटा होता है कि वो जो है मैं समझूंगा कोई 2 या 3 सेंटीमीटर, और इसमें लेंथ में चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर, इतना पतला। तो प्रोसीजर जो है कितने टाइम का आज कल ये प्रोसीजर तो बहुत छोटा है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो इसमें स्टिच से स्टिच तक, क्योंकि इसको पेसमेकर को स्किन के नीचे रखना पड़ता है, तो आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, 1 दिन में डिस्चार्ज हो सकता है, और फिर वो 15 साल भी चलता है, 10 साल भी चलता है, डिपेंड्स पर कितनी ज़रूरत पड़ी उसकी, और उसकी जो हार्ट रेट है वो भी बदलती रहती है। जैसे पहले पेसमेकर होता था फिक्स रेट 60 है तो 60 ही रहेगी, लेकिन जब आप चलते हैं आपकी पल्स तो बढ़ती है, तो आजकल फिर वो रेट रेस्पॉन्सिव पेसमेकर्स हैं। अच्छा, मतलब इट्स रेस्पॉन्स टू योर नीड्स, योर नीड्स, मतलब इतना है कुशन उसमें कि वो ईसीजी की कोई वेव पकड़ के उसी के साथ चलता है, तो जिसको ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर कहते हैं। 2 चैम्बर, एक हार्ट के ऊपर के चैम्बर में राइट एट्रियम में एक तार उसकी, और एक तार नीचे के चैम्बर में। तो ये तो हो गया जिस पेसमेकर की आपने बात शुरू। फिर ऐसे पेसमेकर हैं जो कि हार्ट रेट कम के लिए नहीं यूज़ करते, जबकि लेकिन पेशेंट को हार्ट फेलियर है, हार्ट का मसल बहुत कमज़ोर है, उसका नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 55-60% होता है, उसका 20-25% है, और उसको साथ में बंडल ब्रांच ब्लॉक, ईसीजी में कुछ खास चीज़ है, तो उसमें उसको हम कहते हैं स्पेशल किस्म का पेसमेकर CRT-D। तो उसमें क्या होता है कि एक तार राइट एट्रियम में, एक राइट वेंट्रिकल में, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना मुश्किल होता है, तो उसका एक वेन होती है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ही पेस करती है, वो लगाते हैं। प्लस उस पेसमेकर के अंदर एक डिफिब्रिलेटर भी होता है। अच्छा, उसी में, उसी डब्बे में। अच्छा। क्योंकि जो पेशेंट्स जिनका हार्ट फंक्शन बहुत वीक होता है ना, उनको सडन डेथ का भी खतरा होता है, पल्स कम होने से नहीं, पल्स बहुत ज़्यादा हो जाने से, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया 160, 170, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की इतनी तेज़ चलता है हार्ट कि उसकी इफेक्टिव कंट्रैक्शन ही नहीं रहती, तो उस वक्त शॉक देना होता है। जैसे कि आपने देखा हो एयरपोर्ट्स पे वो मशीनें लगी होती हैं, डीफिब, CCU में, ICU में होते हैं, लेकिन वो तो बड़े होते हैं, और जब तक मरीज़ वहाँ पहुँचे तब लगेगा शॉक, तो इसमें उसी के अंदर डालते हैं, वो सेंस करता रहता है। अच्छा। जब ऐसा हुआ विद इन हाफ अ मिनट इट विल गिव ए शॉक।
तो काफ़ी प्रोग्रेस है और बहुत काफ़ी प्रोग्रेस एडवांस में। बहुत प्रोग्रेस है, साइज़ छोटा है, लाइफ बढ़ गई है उस पेसमेकर जी, की। इसकी CRT-D भी 5 साल 4 साल 7 साल चलते हैं। जी। बदलना बड़ा आसान होता है, अच्छा, पॉकेट मतलब खोला, इन मशीन कंपैरिजन निकाली टू। और लगाया। जी, जी। तो ये चीज़ें तो पिछले 15-20 साल में आई हैं। डॉक्टर साहब, एक और मसला है जो बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि वाल्व रिप्लेसमेंट जो है उसमें दवाइयाँ भी उसके बाद खानी ही पड़ती हैं। ये किस हद तक सक्सेसफुल रहता है और क्या ये ट्रीटमेंट ठीक रहता है, ये वाल्व रिप्लेसमेंट, या किन पेशेंटों में इनको ज़रूरत पड़ती है ये? देखो, दिल के अंदर 4 वैल्व होते हैं। जी, जी। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक तो कहते हैं माइट्रल वैल्व, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। दूसरा होता है एओर्टिक वैल्व, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और खून की मेन जो ट्यूब होती है एओर्टा, उसके बीच में होता है। जी, जी। फिर होता है राइट साइड में पल्मोनरी वैल्व और ट्राइकस्पिड वैल्व। जिन वैल्व रिप्लेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि कॉमन मैन को पता है, वो होता है कि माइट्रल या एओर्टिक। जी, एक प्रॉब्लम बीमारी होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज, जी, जी। जो कि रूमेटिक फीवर रीहैथ परिचय ओके। जिससे जोड़ों में दर्द होती है और हार्ट इफेक्ट हो जाता है। जी। वो 8-10 साल की उम्र में प्रॉब्लम शुरू होती है, बचपन में शुरू होती है, और फिर उससे वाल्व सिकुड़ जाता है। जी। अगर तो सिर्फ सिकुड़ा हुआ हो वाल्व, जैसे माइट्रल वाल्व, तो उसको तो आजकल हम सर्जरी के बगैर बैलून से खोल देते हैं। जी। लेकिन अगर वाल्व लीक कर रहा हो जी। और वाल्व बिल्कुल ख़राब हो गया हो, तो उसको बदलना पड़ता है। जी। और उसको बदलते हैं यूजुअली मेटल वाल्व से। जी। उसको बायोलॉजिकल वाल्व से भी बदला जा सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल वाल्व की लाइफ कम होती है। जी। अब 20 साल की उम्र तो में आप मेटल लगा दो। वेल्व डॉक्टर साहब जो होता है, कि क्या ये स्टेनलेस स्टील या कोई और मेटल होता है? ये स्टेनलेस स्टील से मिलता जुलता ही होता, एलॉय एक होती एलॉय। है। जी, जी। एलॉय होती है जिसको कि जंग वंग नहीं लगती, ओके। और जो कि ड्यूरेबल होता है। जी। टाइटेनियम का होता है, ऐसे ओके। मेटल्स का होता है। और उसका जिसको भी लगा हो ना, उसको ब्लड थिनर खाना पड़ता है, जी। क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाएगा हाँ, नहीं तो। बिल्कुल ब्लड थिनर तो उनको ब्लड लेना थिनर, ही और वो पड़ता है। ब्लड थिनर एस्प्रिन वाला नहीं, अच्छा। असली एंटीकोएगुलेंट, ओके। वारफरिन जी। या एसिट्रॉम, ओके। वो लेना पड़ता है। उसको फिर हर हफ्ते या हर 15 दिन के बाद एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, जी। जिसको INR कहते हैं, कि ब्लड ज़्यादा पतला तो नहीं होगी, हम्म। तो फिर ब्लीडिंग का खतरा है। और अगर वो गाढ़ा है, पूरा पतला नहीं तो हुआ, ही हैज टू कैरी आउट अ टेस्ट एवरी एवरी वीक और मंथ? पीरियोडिकली, पीरियडिक। महीना 6 हफ्ते अगर अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है, ओके। और उसका दवाइयों के खाने के साथ इंटरेक्शन होता है और दवाइयों से होता है, सो ही लीड्स से हैज़ टू लीड ए वेरी जी। केयरफुल लाइफ। तो लेकिन आजकल एओर्टिक वाल्व जो है, जी। उसका 2 तरह, एक तो होता है रूमेटिक और बचपन में हुआ, जी। जी। वो तो अगर नैरो हो तो वो भी बैलून से खुलता है जी। और बाद में बदल देते हैं। जी। लेकिन आजकल डिजेनरेशन, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। 70 साल 80 साल 85 साल, क्योंकि अब एवरेज एज भी बढ़ गई है। पहले 60 साल 50 साल होती थी, अब 60-65 साल तो है ही। तो वो डिजेनरेशन से एओर्टिक वाल्व ख़राब हो जाता है। अब उस उम्र में सर्जरी करके एओर्टिक वाल्व बदलना रिस्की हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में मरीज़ को और भी प्रॉब्लम्स होती है। जी। किसी का किडनी सीरम मतलब आप क्रिएट, बोलते हैं एडवांस्ड एज में हाँ, रिस्क बढ़ प्रोसीजर जाते नहीं हैं, करते हैं, रिस्क बढ़ जाता रिस्क बढ़ जाता है ना। उसको स्ट्रोक की हिस्ट्री हो, कोई है। अच्छा। वो शुगर वाला हो, उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, जी। तो आजकल उसमें वाल्व लगाया जाता है बिना चेस्ट खोले, ओह। टांग की आर्टरी के थ्रू जाते हैं, अच्छा। और उसमें एक वाल्व लगा देते हैं जी। नॉन सर्जिकली, मतलब ओपन चेस्ट उसके सर्जरी बगैर, नहीं? हाँ। उसके बगैर, अच्छा, उसके बगैर। क्योंकि वाल्व का रास्ता होता है ना, जी। जी। खून की बड़ी ट्यूब से गए, जी। जी। वेंट्रिकल में गए, जी। और जहाँ पर वाल्व होता है जी। वहाँ पर ऐसे वाल्व लगा दिए। उसके कई तरह के वाल्व होते हैं, जी। जो कि वहाँ पर लग के फिट हो जाते हैं। पहले लगता था शायद 1-2 साल चलेंगे ये वाल्व, उम्र हो गई है, चलो 1-2 साल ही से। लेकिन अब देखा है कि उनकी क्वालिटी भी इतनी हो गई है कि 10-10 साल चलते हैं वो भी। अच्छा, वो भी 10 साल मतलब। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादा तवील हम इस मुबाहिसे को या बहस को नहीं खींचेंगे। कुछ डायरेक्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मुख्तसर सवाल, मतलब बाकी बीमारियों के बारे में जिनके असरात हार्ट पे हो सकते हैं। जैसे हम डायबिटीज़ को लेते हैं,
तो क्या रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ जिसका है या ओबेसिटी है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, या आप लीजिए हाइपरटेंशन है, या यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहती है, लिपिड ज़्यादा रहते हैं, तो इनके बारे में क्या रिस्क फैक्टर ज़्यादा इनका है या क्या रिलेशनशिप है? मैं आपको बताता हूँ, हार्ट अटैक होने में जी 9 रिस्क फैक्टर होते हैं जी जी जो कि मॉडिफाइबल नहीं होते। जी मतलब जैसे उम्र हुई, मेल सेक्स हुआ, फैमिली हिस्ट्री, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब जो मॉडिफाई हो सकते हैं। जी, सिगरेट पीना, जी, स्मोकिंग। स्मोकिंग और यूज़ ऑफ टोबैको किसी भी तरीके में। दूसरा नंबर आता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, जी, खराब कोलेस्ट्रॉल। मतलब अगर हम काम करें रिस्क कम है। हाँ, जी तो इसके 9 रिस्क फैक्टर हैं। जी कोलेस्ट्रॉल का बताया मैंने, जी ब्लड प्रेशर का बताया मैंने, जी डायबिटीज़ का बताया जी मैंने, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं जी। वो एक रिस्क फैक्टर अच्छा, होता है। स्ट्रेस स्ट्रेस ऑल्सो भी इज ए रिस्क रिस्क फैक्टर फैक्टर। है। और जो लोग एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम करते हैं जी वो एक रिस्क फैक्टर है। और जो लोग सब्जी फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये जो है 9 रिस्क फैक्टर हो जाते जी हैं। इसमें कुछ नेगेटिव रिस्क फैक्टर हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। इनको अगर कंट्रोल किया जाए जी जी तो ये रिस्क फैक्टर 90% हार्ट अटैक्स को एक्सप्लेन करते हैं। जी जी। तो अगर सब रिस्क फैक्टर्स पे काबू रखा जाए तो वी कैन इजीली पोस्टपोन ए हार्ट अटैक बाय 10 years। डॉक्टर साहब, आपने तो वैसे फरमाया कि क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मिसाल के तौर पर बाकी बीमारियां हैं, आपका डायबिटीज़ है, या आप लिपिड्स देखना चाहते हैं, या कभी आपको हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर देखेंगे, तो हार्ट के लिहाज से, हार्ट से मुतलिक अगर हम कभी ये सोचना चाहें हम नॉर्मल हैं, हम तो समझते हैं हम नॉर्मल हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? कोई ऐसा टेस्ट है कि जो हम कैरी आउट कर सकते हैं, या पीरियडिकली कभी कुछ करना चाहिए टू फाइंड आउट कि हमारी दिल की हालत जो है क्या है? बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत ही अहम, मतलब जो एक importance का नॉर्मल सवाल। आदमी है, नॉर्मल आदमी के लिए। देखिए, एक तो मैं कई बार ही कहता हूँ कि जैसे आप कमीज़ खरीदने जाते हैं, आपको जी जी कमीज़ के कॉलर का साइज़ पता होता जी है जी ना? जी। कभी नहीं उस वक्त नापने बैठते आप। ना, कभी नहीं। जब जाए ना रेडीमेड दुकान पे, जी आप। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, क्या रहता है मेरा ब्लड प्रेशर। ओके। तो अगर 140/90 से ज़्यादा रहता है जी। तो डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए। ऐसे ही ब्लड शुगर पता होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आपको रोज़ ब्लड टेस्ट करना है। अगर आपने साल में एक बार ब्लड टेस्ट किया जी। और आपका ब्लड शुगर बहुत ही ठीक है, अच्छा। फास्टिंग 70-80 आ रहा है, 90 आ रहा है, या रैंडम आपका 120-130 आ रहा है, तो एक साल में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन आ रहा है, तो 120-125 आ रहा है, तो फिर टेस्ट होता है जिसको 3 महीने का शुगर आता है, HbA1c। वो बताएगा कि 6.5 से ज़्यादा है जी तो आपको परहेज़ के अलावा शायद दवाई की ज़रूरत है। जी। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल, तो एक बारी साल में लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। पूरी लिपिड प्रोफाइल मत कराओ, महंगी पड़ती नहीं, है। मैं कहता हूँ इसका कनेक्शन हार्ट से है हाँ, फिर। ये तो मैंने अच्छा। बताया ना, रिस्क फैक्टर्स हैं ना। अच्छा, ये जो 9 रिस्क फैक्टर्स हैं, ये पता कैसे चलेंगे? ये जी तो जी उसी जी। से पता चलेंगे तो ना। इनको कच्चा करना है। इनको चेक करना है और उसको फिर अगर है जी। तो उनको कंट्रोल करना है। सिर्फ पता होने से तो क्या होगा, उनको कंट्रोल करना है। जी बीपी आप 140/90 से कम रखो, 120/80, 130/80 रखो तो ज़्यादा अच्छा है। जी शुगर ठीक रखो। कोलेस्ट्रॉल जो है आप अपना 150 से कम रखो। ब्लड शुगर जो है फास्टिंग 110-120 से कम रखो। जी वज़न जो है आपका, बॉडी मास इंडेक्स, जी बड़े आसानी से निकाला जा सकता जी है। जी आपको अगर हाइट पता है, जी। आपको अगर वेट पता है तो आपने निकाला। बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए। 25 से। अगर आपका 25 और 30 के बीच में है तो यूर ओवरवेट, और 30 और 30 से ज़्यादा है तो यूर ओबीस। तो जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता जाता है। तो एक्सरसाइज या फूड्स। रेगुलर एक्सरसाइज जी मीन्स आप अगर स्टेप्स गिनते हैं, आजकल तो हर मोबाइल में ऐप होता है, जी 8000 स्टेप अगर आप रोज़ करें दिन भर में, विच इंक्लूड्स आपके ऑफिस का काम, वो भी सब मिला के, जी अगर आप 8000 स्टेप हफ्ते में 5 बार भी करें तो अच्छा है। उससे ज़्यादा करें तो और भी अच्छा है। जी उससे अच्छा रहता है, उससे वज़न भी थोड़ा कम रहेगा। एक्सरसाइज के दौरान आपको टेंशन एंग्जाइटी कम होती है। जी और क्या कहते हैं कि खाना पीना, जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स,
सीजनल वो महंगे पड़ेंगे ना। अब आप कोई इस वक्त यहाँ पे मांगे आप जी हमको चाहिए, अभी तो चेरी का मौसम है, अब सर्दी में चेरी ढूंढें तो वो तो मिलेगी लेकिन बहुत महंगी मिलेगी। तो सीजनल फ्रूट्स के अंदर जैसे पपीता, नाशपाती, सेब, आलू बुखारा, सीजन में जो फ्रूट पड़ेगा वो खाएगा। उसमें आम और केला उसमें मैं नहीं रखूंगा क्योंकि देर कैलोरी रिच फूड्स। ऐसे ही ड्राई फ्रूट में बादाम, अखरोट, अगर 4-5 बादाम लें, 2-4 अखरोट लें, बड़ा अच्छा है। लेकिन उसके अंदर काजू नहीं मैं रखूंगा बिकॉज दे आर अगेन कैलोरी डेंस, दे इंक्रीज द वेट। तो ये अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो सलाद, हाक जैसे हम खाते हैं उसमें बहुत मसाले नहीं डालो, हाक, सब्जी, बीन्स, मटर, ये चीज़ें बना के अगर दिन में 3-4 सर्विंग्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स की हो जाए, दैट इज़ हार्ट प्रोटेक्टिव। इट हैज़ बीन प्रूवन दैट दे आर हार्ट प्रोटेक्टिव। रेड मीट को हमारी तहजीब में है कि ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, पुश्तों से चला आ रहा है, उसको कम क्वांटिटी में बनाएं, तेल घी उसमें कम डालें, सब्जी के साथ बनाएं और खाते वक्त कम ही खाएं। वाइट मीट इज़ बेटर देन दैट। चिकन में कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं होता। फिश, अब जैसे हम यहाँ फिश भी कम ही खाते हैं, कश्मीरी लोग तो नहीं खाते, तो मगर उस तरीके से नहीं खाते जैसे मीट खाते हैं, उसका तेल में और फिर मसाले डाल के बेड़ा गर्क होता है। और फिर दूसरा तरीका के क्या करते हैं कई लोग, फिश तली और जो तेल बचा उसको वहीं पे रख दिया। आप अपने घर में मैडम से पूछना, वो वहीं पे रख दिया, अगले दिन फिर यूज कर लिया। अच्छा, दैट इज पॉइजन। अच्छा, वो नहीं करना। वो जो तेल बचा तले हुए उसके अंदर वो पॉइजन है। उसके अंदर इतनी गंदे गंदे चीज़ें हैं जो कि हार्ट अटैक को और कोलेस्ट्रॉल को ऐड कर सकता है, बहुत ख़राब वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। सो वेस्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज लेस, जो बचा फेंक दो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत ही मुफीद बातें हो गई और सबसे बड़ी ये जानकारी कि आप अपनी ही जगह यहाँ अपने ही वतन में हॉल में पुलवामा में इलाज करते हैं और ये भी हमारे नाज़रीन को ये आगाही हो गई कि यू कोल जो हैं उपिंदर कोल जी हैं और कश्मीरी ही हैं और कुछ कहना पसंद करेंगे और भी। मैं अब चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है ना सेहतमंद रहे, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कौम में हार्ट अटैक यंगर एजेस में आ रहे हैं। रोज़ सुनने को मिलता है कि फलाने के घर में ताज़ियत पे गया था, क्या हुआ जी, वो ठीक ठाक था जी, वो तो अल्लाह के हवाले हो गया, रात को गुजर गई। हो नहीं सकता कि उसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं हो। बहुत ही रेयर है कि उसको बीपी भी नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था और वो यंग एज में चला गया। तो इसलिए जो रिस्क फैक्टर्स, there has got to be some reason. There has to be some reason in 99%, 95% of cases. So इसलिए पीरियोडिक चेकअप्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो हर महीने थोड़ी करने हैं। साल में एक बार ही कराइए, चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, एक ईसीजी करा लीजिए बस। और ज़रा भी शक हो तो फिर ट्रेडमिल टेस्ट करके देखते हैं, इको करके देखते हैं, और वो तो गली गली में मिलते हैं आजकल, गांव-गांव में ये फैसिलिटी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी जो कौम है उसमें जो यंग पीपल हैं, जिनको कि हम समझते हैं कि हमारे आगे का जो है फ्यूचर उनके हाथ में है, वो ही अगर बीमार होने चलते जाएं और फिर वो सेहतमंद रहे। बिल्कुल। और कई आदतें खराब हो गई, नौकरी नहीं है, वो नहीं, तो ड्रग्स में चले गए। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। तो ड्रग्स भी हार्ट अटैक बढ़ाते हैं, और ड्रग्स तो इंसान को तबाह कर देते हैं, घर को वीरान कर देते हैं। चोरी, पैसा, ड्रग पेडलर्स तो अलग स्टोरी है। फिर ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। सो हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी ज़रूर इंशाल्लाह। आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।